नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। एक शख्स जो मैं 17-18 साल के रहे होंगे, उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होती है कि वो खुद ये मानते हैं कि उनकी शरीर से सांसें साथ छोड़कर चली गई थी। शरीर लगभग शत-विशत की स्थिति में था, लेकिन आज वो ना सिर्फ हमारे बीच में मौजूद हैं, बल्कि अपने ही जैसे ना जाने हजारों दिव्यांगों के लिए एक मसीहा की भूमिका में भी है। हमारे साथ मौजूद हैं दिव्यांगजन आयोग के स्टेट कमिश्नर उमा शंकर जी। सर, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत बाल्यकाल से करते हैं सर, क्योंकि जिंदगी के अलग अलग क्रम होते हैं। तो बचपन में कभी आपने सोचा था कि आप इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचेंगे और इस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि जब आप बचपन में थे उस वक्त आप दिव्यांग भी नहीं थे और दिव्यांग जनों के बारे में शायद आपकी ये सोच भी नहीं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जो आपने कहा राज्य आयुक्त उमा शंकर शर्मा, जिस मान और पद के बारे में आपने चर्चा की, उसके लिए इस कार्यक्रम में आगे मैं कुछ बोलूं, हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज राजस्थान के समस्त दिव्यांगजनों की सेवा करने के लिए, उनके कार्य करने के लिए हमें चुना। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ठीक है सर। और जैसा कि आपने कहा कि मैंने कभी सोचा, हमारे दिमाग में तो कभी नहीं आया है कि हम कभी इस स्थिति में भी आएंगे या कमिश्नर बनेंगे या राज्य के इतने बड़े पद पर आसीन होंगे, ऐसा कभी हमारे ख्याल में भी नहीं था। पर जब जिस घटना की आप बात कर रहे थे अभी, तो जब वह घटना हमारे साथ घटती है 14 फरवरी 1999 को, और उस दौरान जब हम डिसेबिलिटी की श्रेणी में आते हैं, उस दौरान हमारे को जो घटना घटी वह एक हाई टेंशन लाइन का करंट भगवान महादेव के मंदिर की हमारे परिवार द्वारा माताजी पिताजी ने प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्य शुरू किया, तो उस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जब हम भगवान शंकर की मूर्ति को परिक्रमा के लिए लेकर गए जी, तो उस दौरान हमें यह करंट लगा। और करंट लगने के बाद उसी वक्त इतना भयानक करंट था वह कि हमारे पेट की पूरी स्किन फट गई और बॉडी पार्ट जो हमारे पेट के थे वह भी बाहर आ गए और हाथ पूरा हमारा फट गया। दोनों पाँव के पंजे, एक पाँव के अंदर उंगलियां चली गई, एक पाँव का पंजा पूरा मेरा ऑन सपोर्ट आधा राख हो गया और हाथ की उंगलियां उसमें चली गई। और एक बहुत लंबा अरसा हमने हॉस्पिटल में बिताया, और हॉस्पिटल में भी एक लोहे की जाली जैसा था, उसमें हमारे को डाला गया और उसमें गर्दन हमारी बाहर रहा करती थी। और इसमें एक हमारी माताजी ने भगवान शंकर के शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ा। करंट लगने के बाद भी जब हम हॉस्पिटल ले गए हमें, तो हमारी माताजी ने कहा कि अब हमारा भगवान ही जो है वही करेगा, और वो पूजा करती रही उनकी निरंतर। आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त आपको करंट लगा, जिस वक्त आपके शरीर पर ना जाने कितने जख्म थे, जिस वक्त आपकी उंगलियां हाथ की कट गई, पैर की कट गई, आपके शरीर पर ना जाने कितनी चोटें थी, उस वक्त आपकी माताजी ने प्राण प्रतिष्ठा को महत्व दिया और कहा कि नहीं, अब इनका जो होगा वो महादेव देखेंगे। बिल्कुल यही हुआ, और हमारी माताजी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्य और हमारे बड़े भाई साहब पारस शर्मा जी ने, दोनों ने उस कार्य को पूर्ण किया। और आप ये देखिएगा कि डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, जब 80% आप जल गए थे और एक बुरी स्थिति के अंदर हम आ गए थे उस वक्त। और पूरा मतलब भगवान की पूजा में आस्था रखना, हम आज ये मानते हैं कि भगवान महादेव की वो कृपा और हमारी माताजी की वह आस्था थी भगवान के प्रति, भोलेनाथ के प्रति, कि आज हम आपके समक्ष बैठकर यह बातें बोल पा रहे हैं और राजस्थान के समस्त दिव्यांगजनों की सेवा भी कर पा रहे हैं। नहीं, लेकिन उस दौरान आपके साथ कुछ ऐसा घटा, क्योंकि आप 17-18 साल के थे, आपको महसूस है कि जब ये सब चल रहा था आप थे या नहीं थे? देखिए, एक 10 सेकंड का एक ऐसा दौर था उस समय, हमें मालूम है कि हम कहीं और चले गए थे। एक्चुअली हम वहाँ नहीं थे। यह महसूस करने की बात है, जैसे शब्दों में आज हम बता रहे हैं आपको, पर हम ऐसा दिखा नहीं पाएंगे कि एक ऐसी जगह थी जहाँ कुछ भी नहीं था मतलब। और वो आप यूँ कहें कि बहुत ही एक सुंदर स्थान आप कह सकते हैं कि जहाँ मैं था। और हमें इतना याद है कि हमारे पिताजी ने जब हमें 2-3 बार बोला, और जब हम वापस से हमारी आंखें खुलती है, वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली के पास हम गिरे हुए थे करंट से, और आप देखिएगा इतना भयानक था कि ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर पूरी तरह जल गए थे और हम सिर्फ ट्रॉली और ट्रैक्टर के बीच में चिपके हुए जल रहे थे और हमारे शरीर से ब्लास्टिंग हो रही थी। और हमारे पिताजी और माताजी दूर खड़े सिर्फ हमें जलते हुए देख रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था। पर हमारी माताजी ने जब उस वक्त बहुत ज़ोर से बोला भगवान शंकर के साथ, एक उनका किस दिन के लिए हमने मंदिर नहीं बनाया, तो आप ट्रांसफार्मर भी उस दिन कट जाता है, लाइट भी कट जाती है, और हम नीचे गिरे तो
हम कहीं से, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कहीं और से हम वापस आए, तो हमारे पिताजी ने जब बोला तो हमें लगा नहीं कि, हमें काफ़ी देर एहसास नहीं हुआ कि हमारे पिताजी या माता जी, और वो जो पेड़ लगे हुए थे खेतों में वो भी हमें एहसास नहीं हो रहा था कि हम कहाँ आ गए। मतलब ऐसा मेरे साथ 5-10 सेकंड के बाद ये माने कि वापस से रिकॉल हुआ। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि लंबे वक्त तक आप अस्पताल में रहे, अस्पताल से वापस ज़िंदगी में भी लौटे, तो आपके अंदर महसूस क्या हो रहा था? क्योंकि अब जब वापस आप आ रहे थे, आपके सीधे हाथ की उंगलियां नहीं थी, आपके पैरों की उंगलियां नहीं थी, आप अचानक से दिव्यांग की श्रेणी में आ चुके थे। आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे थे? देखिए, एक तो महसूस की जहाँ तक बात थी, हमने एक बहुत लंबा समय हमारी माताजी और पिताजी को, सच बात यह है कि मेरी माँ डॉक्टर्स के पैर पकड़ा करती थी कि मेरा बच्चा ठीक कर दो, और मेरे पिताजी डॉक्टर्स के हाथ जोड़ा करते थे, और मेरे सिराने के पास सिर रखकर मेरे फादर रोते रहते थे कि पता नहीं क्या होगा, ठीक होगा नहीं होगा। तो जहाँ तक महसूस करने की बात थी और जो ठीक होके आने की बात थी, जब हम घर आए तो चलना भूल गए थे, और मतलब रेंग रेंग के मैंने अपना जीवन का 8-9 महीना निकाला है उस पोजीशन के अंदर। आप अभी भी उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और हम वो आपकी आंखों में देख भी पा रहे हैं, लेकिन अब बदल देते हैं, क्योंकि आज वही माता पिता फ़क्र महसूस कर रहे होंगे कि उनका बेटा ना जाने कितनों के लिए काम कर रहा है। हमसे लोग पूछते हैं आपका मोटिवेशन क्या है, हम कहते हैं हमारा मोटिवेशन हमारे माँ। आज उन्होंने इतने हमारी, मतलब आज इस पैर पे हमें खड़ा किया, कितने मंदिरों में वो गए, कितनी उन्होंने प्रार्थनाएं हमारे लिए की, और किस मुश्किल दौर से वो 2 साल उन्होंने हॉस्पिटल में गुजारे हमारे लिए। तो हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा पात्र तो वही है। और पुनः फिर वही बात मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मेरी ओर से धन्यवाद कि इस परिवार को 20 साल बाद इतना कुछ दिया, मान, प्रतिष्ठा, पद, और आज उनके माता पिता को गर्व होता है कि उनका बेटा दिव्यांग होकर भी राजस्थान के स्टेट कमिश्नर पद पर है। अच्छा, लेकिन इन सब के बीच में एक तारीख का जिक्र आपने किया, 14 फरवरी। हालांकि साल था 2019, लेकिन फिर 14 फरवरी 2022 ये फिर महत्वपूर्ण तारीख है, और फिर 14 मार्च 2022 ये भी महत्वपूर्ण है। तो 14 का गणित उमाशंकर भाई के साथ क्या है? देखिए, ये तो भगवान महादेव ही बता सकते हैं, क्योंकि जो करंट लगा था वह 14 फरवरी थी 1999 की, और जब हमने पहला हमारे राज्य आयुक्त के पद पर बैठकर पत्र निकाला और कार्यविधि प्रारंभ की, वह भी 14 फरवरी 2022 थी, और जब हमें दर्जा दिया जाता है राज्य मंत्री का तो वह 14 मार्च थी। और इन तारीखों में एक सबसे कॉमन बात थी कि 14 फरवरी 2022 और 14 मार्च 2022 को सोमवार था। इसमें एक और चीज़ कॉमन थी सर, क्योंकि आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी में माता पिता का एक अटूट स्थान है, और बहुत कम लोग ये जानते होंगे, क्योंकि हम 14 तारीख को वैलेंटाइन मनाते हैं, 14 फरवरी को वैलेंटाइन मनाते हैं, और दूसरी तरफ मातृ पितृ दिवस भी मनाया जाता है। तो शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है। आपको एक बात बताना भूल गया, 14 फरवरी को हमारी माँ का जन्म दिवस होता है। हमारी समझ से मैं इस बात को क्या समझ भी नहीं आता मुझे कि 14 फरवरी को हमारी माँ का जन्म दिवस भी है। उसी दिन हमें करंट भी लगता है, उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा आपके अंदर हुई है, क्योंकि आप जा चुके थे, आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ मैं इस बात। हमने तो अनुभूति की है इसकी, बहुत नज़दीक जाकर अनुभूति की है, इस बात को मानता हूँ। जिंदगी सामान्य नहीं रही। आपने कहा कि 8-9 महीने आप पैरों के बल चले हैं। लोग चलते हैं, आप रेंग कर चले हैं। बिल्कुल रेंग रेंग के चला हूँ। क्रिकेट प्लेयर था मैं बहुत अच्छा, और जब शाम को 4 से 7 बजे का जो समय होता था, जब मैं घर पे लेटा रहता था, हमें अच्छे से याद है कि हम चिल्लाते थे, हमें घुटन होती थी, क्योंकि एक व्यक्ति रोज़ शाम को किट बैग अपना लेके क्रिकेट का, चंडीगढ़ DAV स्कूल सेक्टर 8C में हमारा एडमिशन था, स्पोर्ट्स स्कूल है वो, उसमें हम खेलते थे क्रिकेट। और वो दिन मुझे रोज़ याद आते थे लेटे लेटे बेड पे कि मुझे क्रिकेट का बैग उठाना है, वापस से खेलने जाना है। और राजस्थान में मैंने अंडर 19 मेरा डिस्ट्रिक्ट से खेला था, अंडर 16 मैंने खेला डिस्ट्रिक्ट से क्रिकेट का, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का। और फिर वो 4 से 7 का दौर मुझे ऐसे, मतलब आप घुटन मैं बता नहीं सकता, रियलिटी यही है कि मैं चिल्लाता था उस वक्त कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं निकल जाऊँ यहाँ से। ज़िंदगी सामान्य नहीं थी, फिर क्या किया? क्योंकि वापस ज़िंदगी में तो लौटना था, तो लौटने के लिए फिर क्या किया? अब चल नहीं पाते थे, तो एक दिन लगभग 7-8 माह के बाद अचानक से कुछ दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना दीवार पकड़ कर एक दिन खड़ा होकर देखते हैं। और पाँव में सर्जरी हुई थी, हमारे ग्राफ्टिंग हुई थी, हमारे थाइस से स्किन उतार के पाँव में सब घाव पे, हमारे बॉडी पे, पेट पे लगाकर उसको घाव को बंद किया गया था। तो जब एक दिन मेरे ऐसे ही लगा कि क्यों ना अपन चल के देखते हैं। अब ये क्या क्यों आया दिमाग में हमें नहीं पता, जो 8 माह तक नहीं आया।
जैसी दीवार को पकड़ के हम लोग खड़े हुए और जैसे हम चलने लगे, यकीन मानेगा कि बहुत तेज़ ब्लड का फ्लो हमारे पैरों में जब हुआ उस सर्जिकल पॉइंट्स पे मेरे, तो एकदम करंट जैसा झटका हमें लगा और हम गिर गए थे। पर हमारे बड़े भाई साहब ने हमें देख लिया था खड़े होके थोड़ा सा चलते हुए, तो फटाफट आया, उन्होंने उठाया मुझे और आकर कुर्सी पे चेयर पे मुझे बिठाकर बोले बैठ, पैर ऊपर करके मुझे रख दिया। बोले ये क्या कर रहा था? तो मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, चल जाऊँ तो उनको उम्मीद हो गई थी कि ये अब चल जाएगा। हालांकि हो सकता है जहन में ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं उस दिन भी सोमवार था? आज भी मालूम नहीं है उस दिन का तो, पर हाँ उसके बाद फिर मैं चला तो चलता ही रहा और आज आपके सामने हूँ। फिर रुकने नहीं दिया भोलेनाथ ने मेरे को। तो क्या क्या किया ज़िंदगी में फिर? उसके बाद फ़ोटोग्राफी का कोर्स किया ICPP इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी से, और जो पर्ल अकेडमी के अंदर उसका एफिलिएशन था दिल्ली नारायणा के अंदर। फिर वहाँ से हमने फ़ोटोग्राफी का कोर्स 2 साल में कंप्लीट किया और फ़ोटोग्राफी की फील्ड में भी हमने वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी की और आर्किटेक्चर फ़ोटोग्राफी की, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी की, ये सब भी कार्य फिर उसमें हम करते चले गए। फिर आगे आए तो एक समय के बाद पता नहीं क्या एक दिमाग में आया कि क्यों ना IAS की तैयारी की जाए, और हमने 2012-13 के बाद IAS की तैयारी प्रारंभ की। और IAS के लिए भी हमने काफ़ी लंबा समय दिया, पर किन्हीं कारणों से भाग्य कहिए कुछ भी कहिए, क्योंकि फिर हम बच्चों को पढ़ाने लगे, IAS के बच्चों को ही, जिसमें हम इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब्जेक्ट्स हम IAS में जो तैयारी करते थे उन बच्चों को पढ़ाने लग गए थे। और फाइनली फिर IAS की तैयारी में जब IAS नहीं बने, हम पढ़ाने में हम ये कह सकते थे कि जो इंटरप्रिटेशन हम करते थे कॉन्स्टिट्यूशन का या इकोनॉमिक्स का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे बच्चे बहुत सेटिस्फाइड थे। तो हमें शायद लगा कि शायद आप बता अच्छा सकते हो, और फिर वकालत में आ गया था। LLB किया? LLB किया। तो फिर दिव्यांगजन के इस सफ़र तक कैसे पहुँचे? दिव्यांगजन तो आप इस सफ़र तक आने का एक तो कारण यह रहा कि जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर हम प्रदेश सह संयोजक निशक्तजन प्रकोष्ठ में रहे। कब? हम 2018 से इसमें प्रकोष्ठ में हम थे, और प्रदेश के समस्त जो विशेष योग्यजन थे उनके लिए हमने ज़िले ज़िले में जाकर, जब हम कांग्रेस में प्रकोष्ठ पे कार्य कर रहे थे, तो मुलाकात की सबसे। चलिए, इसको भी किस्मत कहें कि 18 में आप जुड़ते हैं और 22 में आप स्टेट कमिश्नर बनते हैं। इस पर बात करेंगे सर हम। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ जिंदगी का एक पहलू है। जिंदगी का एक और पहलू है, आप जिन्हें अभी दिव्यांगजन आयोग के स्टेट कमिश्नर के तौर पर देखते हैं, उन्हें जो जानते हैं लोग, वो शिव भक्त के तौर पर भी जानते हैं। और वो कई कई महीनों तक गायब भी रहते हैं। वो कहाँ गायब रहते हैं ये भी आप तक पहुंचाएंगे, और बतौर स्टेट कमिश्नर क्या वो कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो अभी तक नहीं हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शख्सियत में आज जो शख्स हमारे साथ हैं, उनको राजस्थान के अंदर दिव्यांगजन आयोग के स्टेट कमिश्नर के तौर पर आप पहचानते हैं, लेकिन जिंदगी के अलग अलग पहलू होते हैं। ब्रेक से पहले हमने उनकी निजी जिंदगी को खंगालने की कोशिश की। अब बात करेंगे उनके आगे के सफर की। उमा शंकर जी, आपके बारे में कहते हैं जो लोग जानते हैं आपको कि आप शिव भक्त हैं, तो क्या ये शिव भक्ति 14 फरवरी 1999 के बाद से आपके अंदर जागृत हुई, या माँ शिव भक्त हैं वहाँ से ही आपको मिली? नहीं, ये प्रारंभ से ही था। हमारे पिताजी जब हम छोटे से 6-7 साल के होंगे, तब से हमें याद है कि ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ महादेव के जो मंदिर हैं, वो लगातार मेरे पिताजी, अब देखिएगा कि 24-25 साल तो मुझे हो गए हर साल वहाँ जाते हुए, और हमारे पिताजी को तो उससे भी पहले से, माताजी पिताजी तो शुरू से जाते रहते हैं, तो उनका हर साल जाते हैं नियमित रूप से। तो ये तो हमने उसमें परिवार में जब बड़े हुए, हमारी माँ के संस्कारों को, जो हमारे नाना जी थे, वह एक बहुत ही यूँ कहें कि एक बहुत ही प्रकांड ज्योतिष ब्राह्मण थे, पूजा पाठी उनके जो थे संस्कार, तो वहीं से हमारी माता जी से भी हमें ये चीज़ें। आपके बारे में कहते हैं कि हिमालय में आप गायब हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि गायब हो जाते हैं। ये जब बद्रीनाथ हम लोग जाते थे हर साल, तो बद्रीनाथ जब जाते थे तो वहाँ से मालूम चला कि सतोपंथ एक जगह है, एक बोर्ड लगा रहता है वहाँ, माना के अंदर आखिरी भारत की चाय की दुकान, जिसको बोला जाता है कि भारत के बॉर्डर की आखिरी चाय की दुकान है। तो उससे थोड़ा सा पहले एक बोर्ड लगा रहता है सतोपंथ का,
तो जब लगातार 3-4 साल से हम वहाँ जा रहे थे बद्रीनाथ, तो हमने वो सतोपंथ का बोर्ड देखते रहते थे। तो देखते ने सतोपंथ क्या है, वहाँ पूछते थे सबसे, तो बोले भाई एक सतोपंथ ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्थान है बहुत ही, और यहाँ से स्वर्गारोहिणी का रास्ता है। अपने दर्शकों को बता दें, अगर मैं गलत हूं तो सर सही कीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जहां से स्वर्ग की तरफ बढ़ते हैं, वो पृथ्वी का जो अंतिम छोर उसे सतोपंथ कहते हैं। सही सर? बिल्कुल यही है। तो आप स्वर्ग के रास्ते के अंतिम छोर तक जा चुके हैं? हाँ, वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ 7 सीढ़ियाँ हैं स्वर्गारोहिणी की। तो जब हम जाने के लिए सोचा तो उस साल तो नहीं जा पाए, फिर अगले साल हमने कहा भी चलेंगे। तो हमने वहाँ लोकल जो थे हमारे जो गाइड्स पहाड़ी जो कह दें आप, उनसे हमने बातचीत की, बोले हम ले चलेंगे आपको। तो हम उनके साथ चले, तो एक्चुअली वहाँ रास्ता नहीं है उसका कोई भी। अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है उसके साथ साथ चलना होता है। ग्लेशियर्स हैं, आपको ग्लेशियर्स के ऊपर चल के जाना होता है, और ग्लेशियर्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, और ग्लेशियर्स के अंदर गुफाएं, ऐसा मतलब ऐसे माने बर्फ़ की ही, वो दिखता नहीं है और वो ग्लेशियर ढके हुए रहते हैं। तो हम एक पगडंडी को पकड़ के भी हम काफ़ी लंबे रास्ते पे चले, और वो गाइड से हमारे साथ चले। तो 1-2 झरने हैं वहाँ, उन झरनों के अंदर जब हम निकले तो गाइड को पता नहीं था कि हमारे पाँव की स्किन नहीं है। तो गाइड तो क्या कहेंगे, भी लोकल वो थे, मतलब हमारे दोस्त बन गए बाद में। तो वो रास्ता जानते थे कि वहाँ कैसे जाया जाएगा। तो जो साधु महात्मा वहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं, हमें पता नहीं कितने वर्षों से वह रह रहे हैं, यह हमारा व्यक्तिगत एक अनुभव वहाँ है। तो वो कई वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने उन रास्तों की पहचान के लिए बर्फ़ में पत्थर के ऊपर कुछ छोटे छोटे पत्थर रख रखे हैं ऐसे, ताकि ये पॉइंट्स हैं। तो वो हमारे को जब लेकर गए उस झरने से, जब हम निकले तो हमारे जूते जुराब गीले हो गए थे, और पानी का जो है वो माइनस है एक्चुअली, वहाँ टेम्परेचर भी माइनस में रहता है। और ऑक्सीजन की स्थिति ये है कि हम 3-4 लोग जब इकट्ठे होते थे, जब जाकर तो आग आप जला सकते हैं, नहीं तो आग भी नहीं जलती है, इतना मतलब दुर्गम रास्ता है वो। तो जब उन्होंने पाँव देखे तो वो घबरा गए एकदम, बोले नहीं वापस चलेंगे। मैंने कहा वापस क्यों चलेंगे? बोले नहीं, पाँव आपकी स्थिति ये हो गई, क्योंकि ये स्किन जो है ये उतर जाती है। आज भी मेरी जो जुराब है जूते की, वह मेरे पाँव से चिपक जाती है, और आज भी ब्लड आने लग जाता है। और हर रोज़ रात में लगभग 1 घंटा मैं रोज़ घर जाता हूँ, रोज़ पानी में पाँव को मेरे गर्म पानी में डुबो के रखता हूँ। आप तो राहुल गांधी के साथ दौड़ते हुए भी नजर आते हैं। आप देखिएगा कि जब आपको कुछ करना है या कुछ देखना है जीवन में, और जब इतना अच्छा अवसर हमारे को जब दिया है, तो क्यों नहीं कि हम हमारे द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी हमने बताया। तो शायद यही वजह होंगी कि सवाल करते हैं लोग कि आप दिव्यांग नहीं हैं, आप हिमालय चढ़ते हैं, आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ सामान्य आदमी नहीं पहुँच पाता, अब राहुल गांधी के साथ दौड़ते हैं। अब देखिए, तो हमें भी नहीं पता, अब कैसे समझाऊं कि दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग होने के बाद भी समाज में प्रमाणित करते घूमें कि आप दिव्यांग हैं, तो ये समाज की मानसिकता है। क्योंकि ये समाज को समझना चाहिए कि दिव्यांग किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। आज विशेष योग्यजनों की सब बात करते हैं, तो हम सबसे कहते हैं कि विशेष योग्यजनों को उपकरण बांटने का पात्र मत समझिएगा। आज विशेष योग्यजनों में जुडिशियल पोस्ट पे भी जजेस लगे हुए हैं, IAS बने हुए हैं। आज पैरा खिलाड़ियों में जिस प्रकार राजस्थान सरकार में आउट ऑफ टर्न नौकरियां दी जा रही हैं, और ओलंपिक जीत कर जिस प्रकार राजस्थान को वैश्विक पटल पर स्थापित किया है, और आपके सामने बैठा हूँ एज ए स्टेट कमिश्नर। राजस्थान से देवेंद्र झाझड़िया भाई हैं, वो लगातार मेडल लेके आते हैं देवेंद्र जी, और अपनी लखेरा जी को। लेकिन आपने एक शब्द इस्तेमाल किया सर, शब्द इस्तेमाल किया कि दिव्यांग जन किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन ये तो सच्चाई है सर, राजस्थान के हजारों दिव्यांग होंगे जो आपके ऊपर डिपेंड हैं, तो उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? हम नहीं मानते हमारे पे निर्भर है, हम एक माध्यम हैं। उनकी डिपेंडेंसी जो आज तक जो सोच नहीं सकते थे, आज आयुक्तालय विशेष योग्यजन में हमें 1 वर्ष होने जा रहा है, और हमारे लिए ताज्जुब की बात है कि आज जो शख्सियत में आपने हमें यहाँ पर मौका दिया, परसों 10 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा। जी, क्या क्या किया दिव्यांगजनों के लिए? देखिए, दिव्यांगजनों के लिए पहले तो ये बता देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इतनी शानदार योजनाएं चलाई जा रही हैं कि जो दिव्यांगजनों को आप निःशक्त नहीं कह सकते, हम कहते हैं सशक्त हैं ये। ठीक है। जो बार बार हम एक मॉडल स्टेट की बात करते हैं, तो मॉडल स्टेट सब क्षेत्र में है, विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में भी राजस्थान एक मॉडल स्टेट है। और मैं आगे की बातें बताऊँ, इतना बता देता हूँ, आने वाले समय में राजस्थान एक अनुकरणीय मॉडल होगा विशेष योग्यजनों के लिए, और समस्त राज्य राजस्थान से सीख कर जाएंगे। आप कानून के जानकार हैं, आप पढ़ते भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अमूमन मैं महसूस करता हूं कि जब मैं दिव्यांगजनों से मिलता हूं तो उनको ये जानकारी नहीं कि उनके अधिकार क्या क्या है। तो आप ज़रा बताइए कौन कौन से अधिकार उनके पास है, कहाँ कहाँ फ़ायदे ले सकते हैं, क्योंकि जो इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको सुन रहे होंगे उनको पता तो चले उनके पास अधिकार क्या है।
देखिए, दिव्यांगजनों के पास जो राइट्स दिए गए हैं, आप किसी भी तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उनमें विविधीकरण नहीं कर सकते आप। जैसे अब नौकरी की बात करते हैं, अब राजस्थान सरकार में आप देखिएगा कि 4% नौकरी का प्रावधान किया गया है, 4% प्रमोशन में भी प्रावधान किया गया है, साथ ही 5% अंकों के रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ये क्यों दिया गया? क्योंकि डिस्क्रिमिनेट ना हो। लेकिन सर होते तो हैं सर, आप स्कूल से ले लीजिए, स्कूल से अलग अलग हो जाते हैं, उनके लिए अलग से स्कूल तक है। नहीं, देखिए एक सरकारी व्यवस्था जो हमारी चलती है, एक ये बात हमें समझनी पड़ेगी सबको कि अकेली एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि विशेष योग्यजनों के संबंध में सरकार करे। सरकार बहुत कुछ करती है, पर सरकार के साथ साथ जो एक्ट RPW एक्ट 2016 जो चला रहा है, उतना ही निजी क्षेत्र भी उसके लिए जिम्मेदार है कि निजी क्षेत्र को भी उतना ही करना चाहिए जितना सरकार करती है। और ये कानून के तहत है? कानून के तहत है। आज RT एक उदाहरण दीजिए सर। राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, जैसे अब आप उसमें हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, तो निजी स्कूलों की समस्त जिम्मेदारी बनती है कि विशेष योग्यजन बच्चों के एडमिशन्स ले राइट टू एजुकेशन के तहत, और इसके लिए हमने एक सुमोटो ऑर्डर भी निकाला है। लेकिन वो तो 25% लेते हैं ना सर RT के तहत। हाँ, पर उसमें आपको डिसेबल्ड पर्सन्स को भी लेना पड़ेगा। कितना %? कुछ मेंशन है सर उसका? जहाँ तक अभी एक्चुअली मैं इसमें कुछ डिटेल्स मांग रखी हैं, पर 5% का शायद मेरे हिसाब से, यहाँ पर ये कंफर्म नहीं कह सकता मैं कि 5 ही है अभी, बट हाँ 5 का है कुछ इसमें दायरा। उसी के लिए अब देखिए, निजी स्कूल अगर रखते हैं बच्चों को तो स्पेशल टीचर्स आपको रखने पड़ेंगे, आपको स्कूल की बिल्डिंग वैसी बनानी पड़ेगी। अब बनानी पड़ेगी ऐसा नहीं है, पर जब आप स्कूल चाहिए जब स्कूल्स बनाते हैं, जब आप हाँ CBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब आपको परमिशंस देती है स्कूल बनाने की, तो उनके नॉर्म्स में है कि आपको हार्मोनलाइज गाइडलाइन जो वैश्विक स्तर पे लागू की गई हैं सभी के लिए, जैसे UNCRPD के अंदर UN कन्वेंशन था, UN कन्वेंशन के तहत 2007 में ये नियम बने थे, और नियम बनने के बाद आपके पूरे वर्ल्ड में ये लागू होते हैं, और वैसा ही इंडिया में भी इनको लागू किया गया और हर स्टेट में इनको लागू किया गया। तो सभी स्कूल्स की जिम्मेदारी बनती है कि स्पेशल टीचर्स रखें, सभी स्कूल्स की जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल्स को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाएं। तो सर ये तो डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी होगी कईयों की, अगर वो उनको NOC दे देते हैं तो। देखिए, इसके लिए जरूरी है, मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया है अभी तक कि ये सब कुछ व्यवस्थाएं कहीं पर हो। देखिए, जैसे आज हम जिस पद पे बैठे हैं, इसके अंदर कुछ शक्तियाँ सिविल कोर्ट के समकक्ष भी दी गई हैं, जिसके तहत हमने इसमें सुमोटो संज्ञान लेते हुए और डिपार्टमेंट्स को भी लिखा है कि आने वाले इसमें विशेष योग्यजनों को हमें विश्वास है कि निजी स्कूलों में भी आपको ये एक साल में अगर आपकी 3 उपलब्धियां मानी जाए। हमारी उपलब्धियां नहीं कह सकते हम चलिए डिपार्टमेंट की उपलब्धि, हाँ डिपार्टमेंट कह सकते हैं, या यूँ कहें कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कार्य किए गए, क्योंकि वो अगर ऐसी योजनाएं वो नहीं बनाते, तो मैं आपको सत्य बता देता हूँ, आज जिन तहसीलों में हम जाते हैं हमें वहाँ कोई नहीं पूछता। अच्छा, तहसील से ध्यान है, आप तो 392 तहसील घूम रहे हैं, फर्स्ट इंडिया 392 तहसील की खबरों को चला रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। एक्चुअली हम एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। कार्यक्रम ऐसे शुरू होता है कि फैब से लेकर सितंबर तक हमने लगभग 24 से 25 डिस्ट्रिक्ट्स में दौरे किए और सुनवाइयाँ की डिस्ट्रिक्ट स्तर पे। ठीक है। जिला स्तर पे सुनवाई करने के बाद हमने महसूस किया कि एक विशेष योग्यजन जिला स्तर पे आने में उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो 27 सितंबर को हमने मिशन तहसील 392 प्रारंभ किया। अब मिशन तहसील 392 जैसे ही प्रारंभ किया तो इसको करने के बाद हमने डिसाइड किया कि पूरे राजस्थान में हम इसको चलाएंगे। ठीक है। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर संभाग से की थी। बीकानेर संभाग के 4 जिलों में 36 तहसीलों पे सुनवाई हुई। अभी कितनी हो गई तहसील? अब 125 तहसील हमारी हो गई। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या देखिए कि जैसे रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजना चलती है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उसके तहत जैसे लोन देती है सरकार। जब यदि आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो 50,000 रुपये उसमें सब्सिडी के तौर पर राजस्थान सरकार वहन करती है, पर सोशल जस्टिस इसको अप्रूव करके भेज देता है और बैंक उसको होल्ड कर देता है। तो यह एक तो समस्या है, क्योंकि वो जब पैसा उसको नहीं मिलेगा सरकार की योजना के तहत तो अपना रोजगार वो कैसे करेगा। ठीक है। एक तो यह मूल समस्या तो है। आपने कितनों को रोजगार दिलाया? हमने तो खूब लोन दिलवाए हैं। अभी आप देखेंगे कि जालोर में थे हम लोग, सिरोही में थे, वहाँ भी लगभग जो लोग आते हैं 10-12 लोग तो वहाँ ऑलमोस्ट। मुख्यमंत्री आपके काम को पसंद कर रहे हैं? काम कर रहे हैं तो एक्चुअली उनका कहना ये है कि आप काम कीजिए, बस हम तो ये मानते हैं। और शायद आंकलन मुलाकात तो होती होगी, शाबाशी मिलती है? नहीं, हम काम करते रहते हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब तो चुनावी साल है। क्या हम भविष्य के विधायक से बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा छोटा प्रोसेस वैसा नहीं है। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं आज हम, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करने में हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमने IAS की तैयारी की है, हमने वकालत की है। तो आज हम
मोबाइल कोर्ट कार्यक्रम लगा रहे हैं, हमारे यहाँ कोर्ट्स लगती हैं, तो जो काम हमें दिया गया है ये हमारे अनुरूप है, हमें अच्छा लगता है ये करना। और बाकी चीज़ों के बारे में तो सोचना नहीं सोचना व्यर्थ है, क्योंकि अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि आपके बारे में एक अलग पहलू है जो लोग जानते हैं। आपके घर के अंदर एक बहुत अच्छा मंदिर है, आप सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग अगर आप बताना चाहें तो वो भी। नहीं ये तो अब पूजा करते हैं बस, इंटरेस्टिंग तो अब क्या बताऊँ उसके लिए। हाँ, मेरा एक शिवलिंग जरूर है, जिनको आज मुझे हो गए 23 साल हो गए। हमारे घर के मंदिर में उनको मैंने जयपुर में यहाँ स्थापित कर रखा है। रोज़ उनको रुद्राभिषेक करके ही घर से हम निकलते हैं। वह ज़रूर वहाँ स्थापित है 23-24 साल से। और काफ़ी कुछ है चीज़ें, तो जब पूजा करते हैं यहाँ पर, अध्यात्म की दुनिया में रहते हैं, तो उसका एक अपना ही एक मज़ा और होता है। अच्छा, आपको मैं अंतिम शब्दों में किस में आपको समाहित करूं, एक सन्यासी में या एक सियासी व्यक्तित्व में? सियासी तो मैं नहीं हूँ। सियासी नहीं हूँ, लेकिन पद तो सियासी है। पद नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये राज्य आयुक्त का पद है और ये राजनीतिक नियुक्ति है। जब आप पद पे आ जाते हैं तो राजनीतिक नियुक्ति नहीं रह जाती है, ये जिम्मेदारी से भरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमाशंकर जी थे, उन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। हमने कोशिश की कि उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बात करें, उनका जो सन्यासी रूप है उसको भी आपके सामने लेकर आएँ, वो जो सियासत के जरिए राजनीतिक नियुक्ति करते हुए जो सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दें। और ये भी बताएं कि बहुत से लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि वो दिव्यांग नहीं है और दिव्यांग जन आयोग के स्टेट कमिश्नर हैं, उनके बारे में मिलिएगा सर, उनसे मिलिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि वो ऑन कैमरा दिखाने को तैयार हैं कि उनके शरीर के वो कौन कौन से हिस्से हैं जो आज भी ढंग से साथ नहीं देते। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम इसको अलग तरीके से आपके बीच में रखेंगे, आप उन तस्वीरों को भी देखिएगा। नमस्कार।